हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है थर्मोकेमिस्ट्री पर। सुबह के 5 बज रहे हैं और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठा हूँ। तो एनसीईआरटी 11th का एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री। बच्चों मैं इसको दो पार्ट में पढ़ाता हूँ। पहला पार्ट में पढ़ाता हूँ थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, और दूसरा पार्ट बच्चों में पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज आपको बताऊंगा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। वन शॉर्ट वीडियो और पूरा मैं एक शॉर्ट में खत्म कर दूंगा। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले मैं एक बार देख लूं, सब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? हाँ, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं, थर्म का मतलब होता है हीट और केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम लोग कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। बच्चों एनर्जी के बिहाफ पर जो रिएक्शंस होती हैं वो दो प्रकार से क्लासिफाई की गई हैं। दो प्रकार से, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब ही होता है एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकालना। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इनको बच्चों कैसे लिखा जाता है? मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के साइड पर प्लस करके एनर्जी को लिख देते हैं। मान लो समझाने के लिए 100 जूल एनर्जी निकल रही है, तो प्लस करके हमने 100 जूल लिख दिया। ठीक है, 100 जूल एनर्जी निकल रही है। और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इनके लिए एंथैल्पी का साइन निगेटिव होता है। हम क्या कहते हैं, यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है, इसी वैल्यू को माइनस साइन के साथ हम इंथैल्पी के आगे लिख देते हैं, तो ये इंथैल्पी का मैग्नीट्यूड आ गया। माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, हम इसको कभी मैग्नीट्यूड में नहीं लेते। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी बात समझिएगा, एक इंथैल्पी है माइनस का 100 और एक इंथैल्पी है माइनस का 110। आपसे पूछा जाए कौन सी इंथैल्पी ज्यादा है, तो ये नीचे वाली इंथैल्पी ज्यादा है। माइनस साइन मैग्नीट्यूड में नहीं है, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मैग्नीट्यूड 110 है, इसका मैग्नीट्यूड 100 है, 110 बड़ा होता है। ये रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन कम एक्सोथर्मिक है। बस निगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, सिंपल। मैग्नीट्यूड में निगेटिव साइन इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो प्रोडक्ट के साथ हम लोग माइनस करके लिख देते हैं। कैसे करके लिख देते हैं? माइनस करके लिख देते हैं कि भाई 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसकी इंथैल्पी का, तो इसका इंथैल्पी बच्चों पॉजिटिव होगा और मैग्नीट्यूड वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। राइट, तो एक पॉइंट क्लियर हुआ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अच्छा भाई, अब जरा अगर हम लोग बात करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनकी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। आप जरा देखिए, प्रोडक्ट साइड पर कुछ ऐड कर रहे हो, तब वो रिएक्टेंट के बराबर हो रहा है।
तो यहां से क्या ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होती है? किसी चीज में जोड़ने पर वो दूसरी चीज के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब वो छोटी वैल्यू होगी और ये बड़ी वैल्यू होगी। यस, यहां पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट में से कुछ माइनस किया जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी बड़ी होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी छोटी होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, छोटा सा बना लीजिएगा, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस, तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। ग्राफ ये आएगा, this is the energy of reactant and this is the energy of product। बाबड़ा क्लियर हो रही है? चलिए, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस का ग्राफ बताया। एक्सो में इंथैल्पी का साइन नेगेटिव होता है, एंडो में इंथैल्पी का साइन पॉजिटिव होता है। ओके, सब दिखाई पड़ रहा है बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। चले बेटा, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं एक स्टेप, मैं इसको हटा दे रहा हूं। ओके, यहां पे बच्चों में बात करूंगा नोट की। नोट नंबर 1 क्या देखेंगे? इफ enthalpy of reaction is measured at 1 bar and 25 degrees Celsius, then it is called standard enthalpy of reaction। अभी अभी आपने जो इंथैल्पी के बारे में पढ़ा कि एक्सोथर्मिक का इंथैल्पी डेल्टा एच नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक का इंथैल्पी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। बच्चों, जब इस डेल्टा एच को हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर नापते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो 1 बार और टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम कहने लगते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब नाम के पहले क्या लगा दिया? स्टैंडर्ड। इसको सिंबलाइज कैसे करते? देखो बेटा, ये तो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि यहां पे नॉट लगा देते हैं बस। पढ़ो बेटा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट्स इट। मैं इस चैप्टर में जब भी इंथैल्पी बोलूं आप हमेशा उसे समझेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हमेशा इस पूरे चैप्टर में जितनी भी इंथैल्पी हम पढ़ेंगे वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही निकाली जाती हैं। 1 बार प्रेशर होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, ऑन reversing a reaction, sign of enthalpy also reverse। जब भी किसी रिएक्शन को हम पलटते हैं तो इंथैल्पी का साइन भी पलट जाता है, अर्थात implies
इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है, इंप्लाइज इफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज एंडोथर्मिक then backward process is exothermic. और वाइसे वर्सा, और वाइसे वर्सा। मतलब निष्कर्ष ये निकलता है, अगर फॉरवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, और अगर फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। साइन पलट जाता है। समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हैबर्स प्रोसेस की बात करूं, N2 + 3S2 बराबर ट्वाइस NH3। इसका बच्चों इंथैल्पी होता है माइनस, मतलब एक्सोथर्मिक है, और इसकी वैल्यू होती है 22 किलो कैलोरी। मतलब अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, ट्वाइस NH3 बराबर N2 + 3S2, तो इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी इस प्रकार से। ओके, और जानते हो बच्चे, एक टर्म होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एक टर्म होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बच्चों, ऐसी इक्वेशन जो पूरी तरीके से बैलेंस हो, जिनका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेंशन हो, और साथ ही साथ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी मेंशन हो, हम ऐसी रिएक्शन को थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम होना चाहिए, फिजिकल स्टेट मालूम होना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है बच्चों? अगर किसी रिएक्शन में हम किसी इंटीजर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी हो जाता है। अगर रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंथैल्पी में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंथैल्पी में भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। अर्थात रिएक्शन को अगर पलटते हैं तो साइन पलटेगा, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से इंथैल्पी में भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा देखिएगा बच्चों। मैंने आपसे कहा H2 + Cl2 बराबर ट्वाइस HCl, और इसका इंथैल्पी है ΔH01। तो बताइए जरा, अगर एक दूसरी इक्वेशन मैं ये दे दूं और इसकी इंथैल्पी हो ΔH02, तो बताइए इन दोनों इंथैल्पी में क्या रिलेशन होगा? बहुत सिंपल रिलेशन होगा, ध्यान दीजिए। आपने रिएक्टेंट बना दिया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना दिया है रिएक्टेंट, रिएक्शन को रिवर्स किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं, इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे। अगर ये एक्सो तो ये एंडो, और ये एंडो तो ये एक्सो।
कोई संदेह नहीं। ये तो बात हो गई अल्टा पल्टी की। अब सुनना, अगर इन दोनों रिएक्शन के कॉफिशिएंट बराबर करने हैं तो दूसरी रिएक्शन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों रिएक्शन बैलेंस हो पाएंगी। जिस नंबर से मल्टीप्लाई रिएक्शन में करते हैं उसी नंबर का मल्टीप्लाई इंथैल्पी में भी होता है। सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंथैल्पी में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखिए, ये 3 नोट हमने आपको बताए। ओके, चल आगे बढ़े बच्चों। ओके, अगला बच्चों पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जानते हो बच्चों, किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है उस बिहाफ पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को नए नए नाम मिल गए। अगर किसी रिएक्शन में किसी को जलाया जा रहा है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलने लगते हैं। अगर किसी रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलने लगते हैं। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है उस बिहाफ पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब बच्चों जलाना। इसे कैसे डिनोट करते हैं? इंथैल्पी का मतलब तो डेल्टा एच नॉट हो गया, बार बार बोल रहे हैं हम इंथैल्पी बोलेंगे, मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी। और कंबशन का मतलब सी लगा देते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है? ओके, देखो बेटा, देखो बेटा, साथ में लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द enthalpy change when 1 mole compound is burned in excess of oxygen। देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, जितनी भी इंथैल्पी हम लोग इस चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे तो इंथैल्पी का मतलब ही बच्चों होता है 1 मोल से। एक बात ये फिक्स है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन हम 1 मोल को जलाएंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम 1 मोल को बनाएंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम 1 मोल को पानी में घोलेंगे। तो इंथैल्पी शब्द का मतलब है फॉर 1 मोल। यही कारण है बेटा, जितनी भी इंथैल्पी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन सभी इंथैल्पी का यूनिट होगा एनर्जी का यूनिट पर मोल। हमेशा आप एनर्जी का यूनिट जूल लिखे तो जूल पर मोल, आप एनर्जी का यूनिट किलो जूल लिखे तो किलो जूल पर मोल, आप एनर्जी का यूनिट कैलोरी लिखे तो कैलोरी पर मोल हमेशा आए, क्योंकि इंथैल्पी का मतलब होता है 1 मोल से। जैसे क्या है इंथैल्पी ऑफ कंबशन? वेरी सिंपल, 1 मोल कंपाउंड को पकड़ो और ढेर सारा ऑक्सीजन डालकर जला दो। ऐसी इक्वेशन को कहेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन, और जो एनर्जी का चेंजमेंट होगा उसे कहेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन। राइट? जैसे आइए समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है? देखना, जैसे बच्चों मैंने कहा
कि इक्वेशन लिखकर दिखाओ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। तो मैंने कहा इसमें क्या है बे? अबे इसमें क्या, एक मोल कार्बन को पकड़ लो और ढेर सारा ऑक्सीजन डालकर जला दो। जलाने का मतलब होता है बच्चों कार्बन बदलना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो इक्वेशन है ये कार्बन के कंबशन को शो कर रहा है और यहां पर जो भी इंथैल्पी चेंज होगा उसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कहेंगे। ये यूं बोलो कि इस रिएक्शन के लिए, और अच्छा लिखना चाहो ऐसे लिखो, इस रिएक्शन के लिए जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा हम उसी को नाम दे देंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। ओके, तो एक मोल को पकड़ो ऑक्सीजन डाल के जला दो। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने बोला इक्वेशन लिखकर दिखाओ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। क्या करोगे, एक मोल ग्लूकोज को पकड़ो C6H12O6, यही तो ग्लूकोज होता है, और इसको ढेर सारा ऑक्सीजन डाल के जला दो। कार्बन बच्चों कंबशन में हमेशा बदलता है CO2 में और हाइड्रोजन बच्चों हमेशा बदलता है वाटर। ये जो इक्वेशन है ये ग्लूकोज की इंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिनोट कर रहा है। 6 मोल कार्बन है, यहां 6 कर दो, 12 मोल हाइड्रोजन है, यहां 6 कर दो। रिएक्शन बैलेंस करिए, 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन है, यहां 6 हो चुके हैं, यहां 6 कर दो। तो इस रिएक्शन के लिए जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसे हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज कहेंगे। तो किसी के भी कंबशन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, एक मोल को पकड़ो ऑक्सीजन डाल के जला दो, कार्बन बदलेगा CO2 में, हाइड्रोजन बदलेगा वाटर। ठीक, अच्छा बच्चों क्या इक्वेशन लिखना सीख गए? देखो बेटा, अगर थर्मोकेमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो इक्वेशन लिखना आपको सीखना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी का इक्वेशन लिखना सीख जाओगे बच्चों थर्मोकेमिस्ट्री आपको आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन में हम एक दो पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 देखिए, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही बात है यार, किसी चीज को जलाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन का साइन हमेशा निगेटिव होता है एक्सेप्ट कंबशन ऑफ नाइट्रोजन। एक्सेप्ट कंबशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बच्चों अगर हम जलाते हैं, जलाने का मतलब हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो ये अपने डिफरेंट ऑक्साइड में बदलेगा। आप किसी में बदल दो, ये जो नाइट्रोजन का ये जो कंबशन होता है बच्चों ये एंडोथर्मिक होता है। क्यों एंडोथर्मिक होता है? क्योंकि नाइट्रोजन इज ए हाईली स्टेबल गैस ड्यू टू N ट्रिपल बॉन्ड N। इस बॉन्ड को तोड़ने में नानी याद आ जाती है। हाईली स्टेबल बॉन्ड होता है, आसानी से नहीं टूटता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। तो कोई पूछे नाइट्रोजन का कंबशन एंडोथर्मिक क्यों है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन N2 so very high bond energy। उस बॉन्ड को तोड़ने में नानी याद आ जाएगी, इसलिए प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। तो अगर आप इसको छोड़ दें, बकाया किसी को भी आप जलाते हो, प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। राइट,
पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बच्चों है एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। फ्यूल फ्यूल को भी हम लोग जलाते हैं, जलाने से एनर्जी मिलती है, सीधी सी बात है। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सा फ्यूल अच्छा होगा, तो बट नेचुरल है, हर आदमी यही बोलेगा जिसका इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ज्यादा, मतलब जिसको जलाने पर एनर्जी निकलेगी ज्यादा, वो फ्यूल हमारे लिए उतना अच्छा होगा, हम उस एनर्जी का उतना ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो सोच आपकी सही है। तो फीलिंग ये आ रही है कि एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। आप गलत नहीं, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन बच्चों ये बात हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो हमेशा सही होती है। क्या? अगर फ्यूल की एफिशिएंसी आपको चेक करनी है तो आप इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन से चेक ना करिए, आप कैलोरीफिक वैल्यू से चेक करें। जिस फ्यूल को कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है उस फ्यूल का एफिशिएंसी भी ज्यादा होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, सर ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कुछ नहीं, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। HW बच्चों यहां पर देना चाहेंगे। HW है, आपको बताना है यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। HW है, पहला HW है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी आपको मालूम है तो आप हमें कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट है वो व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो उसे हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फ्यूल की एफिशिएंसी भी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल समझिएगा जरा, CH4 है और C2H6 है। CH4 का इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है माइनस का 100 किलो जूल पर मोल, और इथेन का इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मान लो समझाने के लिए 120 किलो जूल पर मोल। देखो माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है। इसके एक मोल को जलाओगे 120 किलो जूल एनर्जी निकलेगी, इसके एक मोल को जलाओगे 100 किलो जूल एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अब सवाल ये था कौन सा फ्यूल ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 12/4/16 96 लगभग 6.2 आएगा, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा 120 अपॉन 12 दूनी 24 और 36, ये 4 आएगा। तो किसका कैलोरीफिक ज्यादा है? मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, हेंस यहां से रिजल्ट आता है हेंस मीथेन इज better fuel than ethane। वेरी सिंपल आंसर। तो कैलोरीफिक वैल्यू से हम लोग एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल को चेक करते हैं, ठीक है बेटा। चल तीसरा और लास्ट पॉइंट बच्चों लिखेंगे, लिखिए, इफ enthalpy of combustion of all reactant and product is given, if enthalpy of combustion of all reactant and product is given and
and enthalpy of that reaction is asked. then लिख लो, फिर अभी बताते हैं। मेरा पॉइंट क्या कह रहा है, आपको बच्चों कोई रिएक्शन दी गई, मान लो समझो A प्लस बी बराबर C प्लस डी, कोई रिएक्शन आपको दी गई, A B C D, ये चार सब्सटेंस है, A और B रिएक्टेंट साइड पर है, C और D प्रोडक्ट साइड पर है। इन चारों सब्सटेंस का, इन चारों कंपाउंड का हमने आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया। ए का इंथैल्पी ऑफ कंबशन फलाना है, बी का इंथैल्पी ऑफ कंबशन ढिमाका है, सी का इंथैल्पी ऑफ कंबशन पटाका है, और डी का इंथैल्पी ऑफ कंबशन सटाका है। कुछ दे दिया और हमने पूछा इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, हमेशा ध्यान रखना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान रखें, सभी रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ कंबशन को ऐड कर दो और सभी प्रोडक्ट के इंथैल्पी ऑफ कंबशन को ऐड कर दो, फिर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस कर दो, तो इंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन आ जाएगा। जैसे समझाने के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने आपसे बोला फॉर एग्जांपल A प्लस 2B बराबर AB, ये एक रिएक्शन। मैंने बोला इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ A इज X, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ B इज Y एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ AB2 इज Z। तो बताइए जरा इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या करेंगे? A का इंथैल्पी ऑफ कंबशन X प्लस 2 इंटू B का इंथैल्पी ऑफ कंबशन Y, ये आपने क्या निकाल लिया, रिएक्टेंट साइड का इंथैल्पी ऑफ कंबशन, माइनस क्या कर देंगे AB2 का इंथैल्पी ऑफ कंबशन। यस, तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया X प्लस 2Y माइनस Z। दिस इज योर आंसर। बच्चों जानते हो हमने इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में क्यों किया? मैं पहले ही बता चुका हूं, जितनी भी इंथैल्पी होती है वो 1 मोल के लिए होती है। यहां पर B के कितने मोल है? 2। तो अगर 1 मोल का इंथैल्पी है Y, तो 2 मोल का इंथैल्पी होगा 2Y। कहने का मतलब ये है जो कॉफिशिएंट होते हैं उससे मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो क्या ये वाला पॉइंट समझ सबको आ गया? क्लियर हो गए बेटा पॉइंट? आगे बढ़े हम लोग, चल लिख लीजिएगा, हटा दे रहे पूरा। ओके, चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा H0 और नीचे लगा देते हैं F, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, आप लोग सोचते होंगे सर कहां चले जाते हैं पीछे बार बार, वो बेटा मोबाइल देखना पड़ता है। अब घर पर बनाते हैं ये सारे वीडियो, तो देखना पड़ता है कि मोबाइल ऐसा ना ऑफ हो जाए और पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए। एक बार ऐसा हो चुका, अगर आप लोग को याद हो। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, सुनना बच्चों।
इंथैल्पी का मतलब है एक मोल, फॉर्मेशन का मतलब है बनाएंगे। हम एक मोल कंपाउंड को बनाएंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैसे बनाएंगे तो पहले लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज the enthalpy change when 1 mole compound is formed from its constituents present in their most stable natural state। ब्रैकेट में एलिमेंट्री स्टेट। देखिए बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है हम एक मोल कंपाउंड को बनाएं। लेकिन शर्त क्या लगी है? शर्त ये लगी है कि उस एक मोल कंपाउंड को हम उसके कंस्टिट्यूएंट से बनाएंगे। कंस्टिट्यूएंट का मतलब है जिससे मिलकर वो बना है, उन कंस्टिट्यूएंट से हम उसको बनाएंगे। समझिए जरा, बाद में लिखेंगे। जैसे मान लो CaCO3 है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन। तो हम इस CaCO3 को बनाएंगे उसके कंस्टिट्यूएंट से। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उसके जो कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होने चाहिए। एलिमेंट्री स्टेट का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल नेचुरल स्टेट। जैसे धरती में कैल्शियम सॉलिड होता है, मोनोएटॉमिक होता है, तो ऐसा होना चाहिए। इस धरती में कार्बन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, तो ये ऐसा होना चाहिए। धरती में ऑक्सीजन डायएटॉमिक फॉर्म में होता है, गैसियस होता है, तो ऐसा लेना चाहिए। तो वो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होने चाहिए वो अपनी मोस्ट स्टेबल नेचुरल स्टेट में होने चाहिए, फिर उसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, आओ एक रफली मैंने आपको समझाया, अब और अच्छे समझते हैं। तो एलिमेंट्री स्टेट का बच्चों मतलब होता है मोस्ट स्टेबल नेचुरल स्टेट। हमारे चारों तरफ वो एलिमेंट जिस रूप में पाया जाता है उसी रूप को हम उसकी नेचुरल स्टेट मानते हैं, जिसे हम एलिमेंट्री स्टेट कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन डायएटॉमिक होता है, गैसियस होता है, तो दिस इज द नेचुरल स्टेट। अगर फ्लोरीन सॉलिड लिख दे तो वो नेचुरल स्टेट नहीं माना जाएगा। क्लोरीन डायएटॉमिक है, गैस है, नेचुरल स्टेट। ब्रोमीन डायएटॉमिक है लेकिन लिक्विड होता है, ये इसका नेचुरल स्टेट होगा। अगर ब्रोमीन के आगे आप सॉलिड लिख दोगे तो हम उसको नेचुरल स्टेट नहीं मानेंगे। आयोडीन सॉलिड, दिस इज द नेचुरल स्टेट ऑफ आयोडीन। अगर आप इसको आई लिख दोगे तो भी ये नेचुरल स्टेट नहीं होगा, और अगर आप I2 लिखकर गैस या लिक्विड लिख दोगे तो भी ये नेचुरल स्टेट नहीं होगा। राइट, तो नेचुरल स्टेट का मतलब होता है, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल नेचुरल स्टेट। जैसे कार्बन का नेचुरल स्टेट होता है सॉलिड। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सॉलिड फॉर्म में कार्बन दो रूपों में पाया जाता है, एक ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। जब नेचुरल स्टेट एक से ज्यादा होती है